Assalamu alaikum class, welcome to another video lecture. In this video lecture we will discuss another characterization technique which is Fourier transform infrared spectroscopy। और इस लेक्चर में जो है हम इसकी 7 डिफरेंट हेडिंग को भी पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन होगा, व्हाई वी यूज इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसके बाद कंपोनेंट ऑफ एफटीआईआर, उसके बाद वर्किंग ऑफ एफटीआईआर, द रोल ऑफ मूविंग मिरर, कन्वर्जन ऑफ इंटरफेरोग्राम डेटा और उसके बाद लास्ट में डिवीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो ये 7 हेडिंग जो है वो हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है या एक ऐसा एनालिटिकल टूल है जो कि मुझे केमिकल कंपोजिशन, फंक्शनल ग्रुप और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सैंपल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये तीन चीज़ें जो हैं वो हमारे पास मेन काम होता है एफटीआईआर का। उसमें क्योंकि हम अभी नैनो साइंस डिस्कस कर रहे हैं तो हम ज़्यादा जो है नैनो पार्टिकल, थिन फिल्म्स या फिर नैनो रॉड वगैरह को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक क्या करती है बेसिकली कि इंफ्रारेड रेडिएशंस को जो है वो आपके सैंपल पर इंसिडेंट करवाती है और फिर उस इंसिडेंट या उस इंटरेक्शन की वजह से जो है वो मेरे पास मॉलिक्यूल्स जो भी उस सैंपल में मौजूद होते हैं वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं या वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये दो रोल होते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के। अच्छा, अब आपको ना अपनी जो फिगर है इसमें डिस्प्ले है इस पर एक फिगर नज़र आ रहा होगा जो लैंथनम ऑक्साइड का है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फेसेस है उधर हमारे पास जो है लैंथनम मौजूद है और ऑक्सीजन जो है वो कॉर्नर पर मौजूद है। तो यहाँ पे हमने यही बात की है कि ऑक्सीजन जो है वो आपस में जो इंटरेक्ट कर रहे हैं या ये जो आपस में आपको बॉन्ड शो होते हैं, ये बॉन्ड बेसिकली क्या होते हैं, ये किसी ना किसी वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, ये वाला बॉन्ड नज़र आ रहा है आपको इस तरह के आगे ऑक्सीजन का लैंथनम के साथ ये वाला बॉन्ड है, ये भी किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा होता है। तो हमने कहा कि मॉलिक्यूल और क्रिस्टल को जो है वो हम एक ऐसे सिस्टम की एग्जांपल के से समझ सकते हैं जिसमें हमारे पास बॉल्स मौजूद हैं जो कि स्प्रिंग के थ्रू जो है वो आपस में अटैच है। स्प्रिंग क्या है? केमिकल बॉन्ड्स। तो अब ये सिस्टम जो है ये वाइब्रेशन करेगा और इसकी जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होगी उसके डिपेंडेंस पैरामीटर दो चीज़ें होंगी। सबसे पहली चीज़ मास ऑफ बॉल जो कि यहाँ पे हमारे पास एटम्स हैं, ठीक है? ये वाली जगह जैसे कॉर्नर वाला है। और उसके बाद बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है इस चीज़ पे डिपेंडेंस करेगी कि मेरी जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो किस तरह से वाइब्रेट करती हैं और मेरा सिस्टम किस तरह की वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है और किन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। अच्छा, अब बात आ गई कि हमने आखिर इंफ्रारेड रेडिएशन को ही क्यों यूज़ किया इस पूरे स्पेक्ट्रम से। हम अल्ट्रावायलेट कर सकते थे, हम रेडियो वेव्स कर सकते थे, लेकिन हमने इंफ्रा को क्यों यूज़ किया? तो उसकी वजह ये है कि इंफ्रारेड रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन से मैच करती है। यानी कि ये मॉलिक्यूल है ना या ये एटम्स जो आपको डिस्प्ले पर नज़र आ रहे हैं, ये वाइब्रेशंस कर रहे हैं और इनकी जो वाइब्रेशन है वो रेंज में है अराउंड 10 रेज़्ड टू पावर 12 टू 10 रेज़्ड टू पावर 14 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की टर्म में। तो उस रेंज की या उस फ्रीक्वेंसी की जो वाइब्रेशंस हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वो किससे मैच करती हैं? वो करती हैं इंफ्रारेड रेडिएशन से मैच। इसलिए हमने इंफ्रारेड रेडिएशन को यूज़ किया बजाय रेडियो या फिर दूसरी रेडिएशन को यूज़ करने के। इसके बाद थोड़ा-सा इसके कंपोनेंट और कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। तो कंपोनेंट में हमारे पास जो है वो इंक्लूड है इंफ्रारेड सोर्स जो कि आप अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं, ये वाली है। उसके बाद इंटरफेरोमीटर और इसके कंपोनेंट हैं जिसमें मेरे पास बीम स्प्लिटर, फिक्स्ड मिरर और मूवेबल मिरर मौजूद है। उसके बाद लास्ट में जो है मेरे पास सैंपल होल्डर और डिटेक्टर्स मौजूद हैं
और उसके बाद हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है और आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 अलग-अलग तरह के डाटा जो है वो प्लॉट हुए हुए हैं। ये 2 डाटा कौन-कौन सी चीज़ों को स्पेसिफ़ाई कर रहे हैं, ये भी हम थोड़ी आगे जाके डिटेल से पढ़ लेंगे। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्किंग की। तो सबसे पहले क्या होता है, इंफ्रारेड सोर्स जो है वो एक ब्रॉड बैंड या ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है इंफ्रारेड रेडिएशन का जो है वो इंसिडेंट करवाता है या उसको स्ट्राइक करवाता है ऑन द बीम स्प्लिटर रेंजिंग फ्रॉम 0.7 टू 1000 माइक्रोमीटर। ये इसकी वेवलेंथ है, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशंस की। अच्छा, अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम या ब्रॉड बैंड का क्या मतलब है कि रेंज आ गई ना, अलग-अलग इंफ्रारेड रेडिएशंस की रेंज जो है वो यहाँ से जो है वो प्रोड्यूस्ड होके आगे जाके बीम स्प्लिटर पर स्ट्राइक कर रही है। तो रेंज का जो मतलब होता है वो स्पेक्ट्रम ही होता है, या स्पेक्ट्रम को हम रेंज भी बोल सकते हैं या ब्रॉड बैंड भी बोल सकते हैं। उसके बाद बीम स्प्लिटर क्या करता है, इस इंफ्रारेड रेडिएशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट जो है वो फिक्स मिरर का हो गया और दूसरा पार्ट जो है वो मेरे पास मूवेबल मिरर का हो गया। फिक्स मिरर क्या करता है, फिक्स मिरर उसी टाइम पर जो है इंफ्रारेड रेडिएशन को दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक कर देता है और मूवेबल मिरर जो है वो क्या करता है, वो बैक एंड फोर्थ एक ही एक्स डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट टाइम्स पर बैक और फोर्थ मूव करता है और ऑप्टिकल हार्ड डिफरेंस को जो है वेरी कर देता है और उस वजह से जो है मेरे पास वो भी इंफ्रारेड रेडिएशन को दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक करता है। अच्छा, मूवेबल मिरर जो है ना वो क्या करता है, वो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस को वेरिएबल करता है। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस पहले समझ लेते हैं, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या है। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो है वो एक इस तरह का पैरामीटर है जो कि ये डिसाइड करेगा कि ये दोनों वेव्स रिफ्लेक्शन के बाद जब बीम स्प्लिटर पर दोबारा मिलेंगी तो इनका जो सुपरपोजिशन होगी या इंटरफेरेंस जो होगी वो क्या कंस्ट्रक्टिव होगी या फिर डिस्ट्रक्टिव होगी। इस बात का फैसला कौन करेगा, ये मेरा मूवेबल मिरर करेगा, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस को वेरी कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद एक चीज़ जो है वो और समझनी है, वो है कि ये आपको अपनी स्क्रीन पे एक एग्जांपल नज़र आ रही होगी, जिसमें मैंने सोर्स लिया है और मिरर लिया है। मैंने सोर्स तक के से मिरर तक के डिस्टेंस को d बोला है और मिरर से दोबारा सोर्स तक का डिस्टेंस को मैंने 2d बोला है। ये रिफ्लेक्शन की टर्म में हम बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस किस तरह से जो है वो वेरी करता है। अब अगर हम अपने इस वाले केस के लिए देखते हैं जहाँ पे हमारे पास 2 रेज़ जो हैं वो एक रेज़ फिक्स मिरर से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है और दूसरी मूवेबल मिरर से। तो इसमें क्या होगा, मेरे पास जो ग्रीन वाली वेव है, ये जो वेव है ये बेसिकली फिक्स मिरर से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है और जो दूसरी रे है वो मेरे पास मिरर से रिफ्लेक्ट बैक कर रही है एट टाइम t1 एट पोजीशन x1। ये जो है ना, ये ये वाली पॉइंट समझ लें। ये सबसे पहला वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये पॉइंट जो है मेरे पास वो x1 और t1 वाला है, जो ब्लैक में नज़र आ रहा है आपको। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड में जो है मेरे पास, अच्छा अब इस पॉइंट पे होता क्या है, इस पॉइंट पे मेरे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से बीम स्प्लिटर से आगे कोई भी इंफ्रारेड रेडिएशन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। अब एट टाइम T2 का टाइम किसी और पोजीशन पे मौजूद होता है एक्स डायरेक्शन में मूवेबल मिरर की। एट टाइम T2 मेरे पास क्या होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी कि बीम फिक्स मिरर से आने वाली लाइट और मूवेबल मिरर से जाने वाली लाइट जो है वो आपस में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी और वो आगे जाके सैंपल सरफेस पर स्ट्राइक करेंगी। और ये जो ये वाला टाइम है ना और पोजीशन है, ये वाली पोजीशन को शो कर रहा है जो एक्स डायरेक्शन में किसी और टाइम पर मिरर मौजूद है और उस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस पर मेरे पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। अच्छा, अब दूसरा जो रोल होता है ना मूविंग मिरर का, वो होगा कि ये जो मिरर है वो बेसिकली सारी फ्रीक्वेंसीज को एक सिंगल टाइम डोमेन सिग्नल के अंदर इनकोड कर देता है।
जितनी भी फ्रीक्वेंसीज थी ना, हमने देखा था कि हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 10 रेज़ टू पावर 12 इंटू 12 माइनस 10 रेज़ टू पावर 14 हर्ट्ज। तो ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को सिंगल टाइम डोमेन के सिग्नल में इनकोड कर देता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास इंटरफेरोग्राम डाटा आ गया और दूसरा हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये हमारे पास 6 हेडिंग बनती है, जिसमें हम क्या बात करेंगे कि किस तरह से इंटरफेरोग्राम डाटा जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म डाटा में कन्वर्ट किया जाता है। तो इंटरफेरोग्राम डाटा जो है वो फर्स्ट जो है रिकॉर्डिंग आती है उसकी, वो आती है टाइम डोमेन में, ये वाली रिकॉर्डिंग जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम से पहले वाली रिकॉर्डिंग है ना, ये वाली, ये हमारे पास सबसे पहली जो रिकॉर्डिंग होती है वो इंटरफेरोग्राम डाटा की होती है। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम से हम इसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेकर जाते हैं बाय चेंजिंग इट्स पैरामीटर। उसके बाद हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। सबसे पहला जो हमारा ग्राफ बनता है वो बनता है between optical power difference on x-axis and detector signal intensities on y-axis। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला ग्राफ बन गया। अब डिटेक्टर सिग्नल इंटेंसिटी क्या है कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो एक डिटेक्टर ने हर पॉइंट पर ऑप्टिकल पावर डिफरेंस के कितनी ज़्यादा जो है रिकॉर्डिंग या कितनी ज़्यादा डिटेक्ट की है, इसको हम डिटेक्टर सिग्नल इंटेंसिटी कहते हैं। That the amount of infrared radiation detected at each point as optical power difference changes due to sliding mirror during interferogram recording। अब ये देखें, ये मूवेबल मिरर पहले ये x1 डायरेक्शन पे मौजूद था, उसके बाद ये x2 डायरेक्शन पे मौजूद था, फिर x3 डायरेक्शन पे मौजूद था। अब इन अलग-अलग डायरेक्शन पे मौजूद होते टाइम इस मिरर जो डिटेक्टर की इंटेंसिटी थी वो चेंज होती रही फॉर डिटेक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो उन सारी रेडिएशन को हमने जो है वो वाई एक्सिस पर प्लॉट किया है और ऑप्टिकल पावर डिफरेंस को एक्स एक्सिस पर। अच्छा, अब ये जो ऑप्टिकल पावर डिफरेंस और डिटेक्टर सिग्नल इंटेंसिटी है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू एब्जॉर्बेंस एंड वेव नंबर बाय यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। और एक चीज़ याद रखनी है कि जो ग्राफ होता है ना, इसमें जो ऊपर शार्प लाइन आती है, इसको हम पीक बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ ट्रायंगुलर शार्प लाइन होती है ना, इसको हम डिप बोलते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारे पास वेव नंबर होगा और वाई एक्सिस पे हमारे पास एब्जॉर्बेंस आ जाएगी। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी। और एब्ज़ॉर्बेंस ज़रूरी नहीं है, ट्रांसमिटेंस भी हम ले सकते हैं। एफटीआईआर का जो सेटअप होता है उसमें 2 तरह के मोड्स होते हैं, तो ट्रांसमिटेंस और एब्ज़ॉर्बेंस दोनों हम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिवीज़न ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का मेन ग्राफ आएगा ना, जो एब्ज़ॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस बि वाई एक्सिस पर होगी और वेव नंबर जो है वो एक्स एक्सिस पर होगी। तो जो मेन ग्राफ आएगा, वो ग्राफ जो है मेरे पास 2 रीजन में डिवाइड होता है। सबसे पहला जो रीजन होता है, अच्छा ये रीजन की डिवीज़न की है हमने वेव नंबर की वजह से, यानी कि वेव नंबर को यूज़ करके हमने 2 रीजन्स को 2 रीजन्स में ग्राफ को डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला जो रीजन होता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप का रीजन, जो कि है 1500 से 4000 तक का। और यहाँ पे जो है वो पीक्स जो हैं वो कोरेस्पॉन्ड करती हैं अल्काइल ग्रुप को, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को और कार्बोनाइल ग्रुप को। और जो सेकंड रीजन है वो मेरे पास फिंगरप्रिंट रीजन है, जिसमें हमारी रेंज होती है 400 टू 1500, और ये जो है वो कंफर्म करते हैं कि क्या स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड जो है वो सैंपल मटेरियल में मौजूद है या नहीं। अब जैसे ये एक एग्जांपल मैंने दी हुई है और एक ओरिजिनल एफटीआईआर का ग्राफ आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि लैंथेनम कैल्शियम मैग्नीज आयरन ऑक्साइड जो है, इस ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है वो शो कर रहा है एट 3700 पर। ये वाली जो टिप है ये लैंथेनम हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को शो कर रही है, OH बॉन्ड को। और इसी तरह जो है वो मेरे पास फिंगरप्रिंट रीजन में, जो कि मेरे पास यहाँ से शुरू होता है 1500 से 400 तक, ये फिंगरप्रिंट रीजन है। अब इस रीजन के अंदर जो है वो मेरे पास जो यूनिक इसके अंदर कंपाउंड मौजूद हैं उसकी वेरिफिकेशन हो रही है, जिसमें मेरे पास अराउंड 800 वाली टिप पर मेटल ऑक्सीजन की बॉन्ड है जो कि मैंगनीज ऑक्साइड की बन जाती है, और 500 के ऊपर मेरे पास आयरन ऑक्साइड की बॉन्ड है जो कि
मुझे ये बता रही है कि मेरे नैनो पार्टिकल के अंदर आयरन की डोपिंग हुई है ऑन एटॉमिक लैटिस पर आयरन की डोपिंग जो है वो सक्सेसफुल रही है। तो इस तरह से जो है वो हम एफ का ग्राफ और डाटा को रीड आउट करते हैं। और ये जो था ये सारी एक डिटेल्स थी जो कि एफ की कंस्ट्रक्शन या वर्किंग से रिलेटेड जितना भी मटेरियल था। सो